नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अहमदाबाद में देश देशांतर के इस खास संस्करण में। दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने जोश के साथ, उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया और अभी तक की जो जानकारी आई है, चुनाव आयोग ने जो शुरुआती जानकारी दी है उसके हिसाब से 70% मतदान हुआ है दूसरे और अंतिम चरण में। जो बाकी 95 सीट आज जिन पर मतदान होना था, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये मतदान करीब 74 या 75% तक पहुंच सकता है। तो जो पहले चरण में जिस तरह का रिकॉर्ड मतदान हुआ था, दूसरे चरण में भी उसी तरह का रिकॉर्ड मतदान हुआ है। कई तरह के मुद्दे इस चुनाव प्रचार के दौरान उठे। उन तमाम मुद्दों पर क्या रहे मुद्दे जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ा गया, और क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया या व्यक्तित्व के ऊपर चुनाव लड़ा गया, इत्मीनान से जबकि दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ पर, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रोफेसर सुखपाल सिंह IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। जुमाना शाह असिस्टेंट एडिटर हैं DNA अखबार की। मनीष दोषी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं, और श्रीकांत शर्मा जी BJP के प्रवक्ता हैं। दिल्ली से हैं वैसे, लेकिन आजकल गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रीकांत जी, और आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। काफी भारी मतदान हुआ है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, पिछले 10 साल से और गुजरात में हमारी सरकार है, और लोकशाही में ये अच्छी बात होती है कि जब आप रूलिंग पार्टी होते हैं तो अपनी उपलब्धियों को लेकर, जनता ने जो आपको मैंडेट दिया है उसको लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं, और हम जनता के बीच में गए। गुजरात में अच्छी सड़कें हैं, गुजरात में अच्छी कानून व्यवस्था है, गुजरात की कृषि विकास दर 11% है, गुजरात का इंडस्ट्रियल ग्रोथ 16% है। तो सबका साथ और सबका विकास, यानी कि गुजरात के हर हिस्से का विकास और हर तबके का विकास, इस संकल्प के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और उसमें हम सफल हुए हैं। गुजरात की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, 6 करोड़ जनता के लिए हमने काम किया है, और मुझे लगता है कि जो हैवी टर्नआउट हुआ है, कहीं ना कहीं प्रो इनकम्बेंसी जी हमको दिखती तो है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जनता ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। मनीष दोषी जी, विकास मुद्दा था या व्यक्ति मुद्दा था? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि चुनाव में प्रक्रिया में सत्ताधारी पक्ष को लोगों के बीच में जाके कहना चाहिए कि हमने क्या काम किया। आपने देखा होगा पूरे चुनाव को सबने ऑब्जर्व किया, सभी माध्यमों ने, सब लोगों ने कहीं पे भी इस बात की उल्लेख नहीं की कि हमने ये किया। 2007 के भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र लीजिए, वही मुद्दे वही बात 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में लाई गई। क्यों? आपने तो बहुत काम कर दिया। और भाई साहब बोले कि हमने भाजपा की 10 साल से, वो रवैया रहा है कि नरेंद्र मोदी जब से आए तब गुजरात बना, नरेंद्र मोदी जब आए तब भाजपा बना। ये दो बात मेरे को पहलू थोड़ा दिमाग में जच नहीं रहा है, लोगों को भी नहीं जच। 17 साल से भाजपा की सरकार गुजरात में है, ये बात स्वीकार सबको करना पड़ता है। हम विपक्ष में हैं, हम स्वीकार करते हैं कि भाजपा की 17 साल से सरकार। मनीष दोषी जी, तो आपकी पार्टी ने किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा? हमने इस बात को लिया 11 साल में। वैसे तो 17 साल में भाजपा ने जो गुजरात के लोगों को जो परेशानी झेलनी थी वो दे दिया। समस्याओं का ढेर सारी समस्या है। हमने 11 साल में, हमारी ड्यूटी रहती है लोकशाही में विपक्ष के नाते, हमने वो बात किया। विपक्ष की क्या रहती है जिम्मेदारी? हमने टू अपोज, टू एक्सपोज एंड टू डिपोज, हमने वही बात किया। हमने लोगों के सामने 2 साल से हमने लोगों के बीच में गए। हमने, चाहे मछुआरे का प्रश्न है, चाहे किसानों का है, चाहे खेत मजदूर का है, चाहे संगठित असंगठित श्रमजीवी का है, महिलाओं के लिए घर का घर हो, कि चाहे विद्यार्थी को लिए शिक्षा का अधिकार हो, चाहे युवा को लिए रोजगारी हो, ये सभी बात हमने लोगों की समस्या को, लोगों को एजुकेट किया। ये हमारी ड्यूटी थी, वो जिम्मेदारी को हमने बखूबी से लोगों के बीच में रखा। साथ साथ में हमने ऐसा नहीं किया कि सरकार क्या करे, सरकार ये सब देने में विफल रही है, इसलिए ये हैवी टर्नआउट हुआ है। जी, ये टर्नआउट इसलिए है, आपने देखा होगा। आप कह रहे हैं कि हैवी टर्नआउट जो हुआ है वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ। आपके दावों पर बाकी लोगों से बात करते हैं। जुमाना शाह, हैवी जो पोलिंग हुई है उसके लिए एक तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाए हैं, जिस तरह का अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, इलेक्टोरल रोल्स में जिस तरह का इंप्रूवमेंट हुआ, वो एक वजह है शायद। और नए मतदाता बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी जोश में वोट डालें। लेकिन मुद्दों की अगर बात करूँ एक ऑब्जर्वर के तौर पर, क्या कोई क्लियर एक इशू था, या आपको भी ये लगता है कि अंततः आते आते पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सीमित रह गया? इनफैक्ट मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात से आई विल डिसएग्री, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा अंदाज़ा है, जबकि मैं सौराष्ट्र में थोड़ा घूमी हूँ और सेंट्रल गुजरात में थोड़ा सा घूमे थे इलेक्शंस में, ये इस बार मुद्दा
कोई ना नरेंद्र मोदी है ना इनके, मुद्दा है वेरी वेरी लोकल। उनके जो स्थानिक मुद्दे जो जिसको कहते हैं कि हमारा रास्ता नहीं बना है या हमको ये काम हमारा करवाना है, ये गटर चल रही है, कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट हमारा काम कर रहा है, ये जैसे ओरिजिनली जैसे हम कहते हैं ना इलेक्शंस लड़े जाने चाहिए, असेंबली इलेक्शंस लोकल मुद्दों पे, ये बारी इलेक्शंस लोकल मुद्दों पे लड़ा गया है। ऐसा मेरा लोगों से जाने से, रूरल एरियाज में जो हम कहते हैं सेमी अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज में नरेंद्र मोदी मुद्दा रहता है उसमें जी। तो कोई आप ये डिबेट कह रही हैं नहीं कि अर्बन एरिया में जरूर नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है और लोग प्रभावित भी हैं, लेकिन जहां तक ग्रामीण इलाकों में है उनके स्थानीय मुद्दे, उनके जो रोज जनजीवन के मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। ग्रामीण विकास की बात श्रीकांत शर्मा ने भी कही और जुमाना शाह ने भी कही कि उनके लिए, किसानों के लिए, आम जो मजदूर है उसके लिए उसके रोजमर्रा की जिंदगी के जो मुद्दे हैं वो अहम थे। जो विकास की तस्वीर श्रीकांत जी ने पेश की, कितने सहमत हैं उस तस्वीर से आप? आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8-10 साल में गुजरात में काफ़ी कुछ नया हुआ है। आप गुजरात ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी जो माइक्रो इरिगेशन प्रमोट कर रही है उसका देखें, आप एक्सटेंशन का देखें, जो कृषि रथ का और कृषि उसका मेला होता है जी, और जो कॉटन, बीटी कॉटन का जो गुजरात, ऑफ कोर्स इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है क्योंकि GES ने अप्रूवल दिया, सरकार का ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसका जो हुआ जहाँ पर सारा बीटी कॉटन का जी, उसकी वजह से गुजरात का ग्रोथ रेट हाई रहा है दूसरे सब स्टेट से, ना सिर्फ पिछले 10 साल में, लेकिन मैं तो कहूँगा कि 1995 से ही जी, पिछले 2 दहाकों में काफ़ी हाई रहा है ग्रोथ रेट कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स। जी, तो इसमें कोई शक नहीं कि ग्रोथ हुआ है जी, लेकिन वो ग्रोथ कहाँ तक लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाया है उसके आंकड़े अगर देखे जाएं तो उसमें थोड़ा सा फर्क और वो आता आंकड़े है। क्या कहते हैं? जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है पूरा, जो कहते हैं कि उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, गुजरात अभी भी रैंकिंग में उतना हाई नहीं आया है कंपेयर टू अदर स्टेट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन देख लो, हेल्थ देख लो, आप माल न्यूट्रिशन देख लो चिल्ड्रन की। जी, अब इस ग्रोथ को सीधा उससे लिंकअप करना पॉसिबल नहीं है कि ग्रोथ जो है उस वैल्यू ऑफ आउटपुट है सिर्फ जी, उसमें भी अगर आप थोड़ा उसको कांस्टेंट प्राइस वगैरह लेके देखें तो 11-12% नहीं रहता है, जी, 6-7%, पर फिर भी वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू नेशनल पिक्चर एंड अदर स्टेट्स। बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है जी, लेकिन अलग अलग जो रीजन्स हैं स्टेट के वहाँ अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे जमुना ने कहा कि वहाँ अभी है सौराष्ट्र, जैसे सौराष्ट्र ने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया एग्रीकल्चर ग्रोथ में, जी, चाहे कॉटन हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे दूसरी कोई फसल हो, लेकिन दोनों को डायरेक्टली लिंक करना काफ़ी हद तक संभव नहीं होगा। जी। जो ग्रोथ रेट की और विकास की जो बात है, चुनाव प्रचार के दौरान भी इसको क्वेश्चन किया गया कि ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लोगों की जिंदगियां खुशहाल हुई हों, और जिस तरह से ह्यूमन इंडेक्स में गुजरात लगातार पिछड़ा, लिटरेसी की बात करें या कुपोषण की बात करें, उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है गुजरात का, क्योंकि गुजरात की तुलना आप पिछड़े राज्यों से नहीं कर सकते हैं। गुजरात की अगर विकास दर इतनी ऊंची है तो अगड़े राज्यों से उसकी तुलना होनी चाहिए। तो आपके जो दावे हैं उनको लगातार उन पर सवाल उठे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि गुजरात हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हिंदुस्तान का एक स्टेट है जी, आप अन्य राज्यों की तुलना गुजरात से कर सकते हैं। केंद्र में 8.5 साल से 9 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हम सीधे सीधे चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग, जो केंद्र में उनकी सरकार है, वहां से आप तुलना करिए। जी, केंद्र की सरकार जहां है या जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां अच्छी सड़कें क्यों नहीं है? जो बुनियादी जो जरूरत है आज हिंदुस्तान के लोगों की, वो कांग्रेस के लोग पूरी क्यों नहीं करते हैं? अच्छी सड़कें क्यों नहीं है? देश में अच्छी कानून व्यवस्था क्यों नहीं है? माफ कीजिए आपको टोक रहा हूं, लेकिन श्रीकांत जी, गुजरात में जो प्रोफेसर सुखपाल भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात पूरी, मैं आपकी बात सुनूंगा पूरी। मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात की तुलना आप हिंदुस्तान के किसी राज्य से करेंगे या केंद्र में बैठी सरकार से करेंगे? आप चाइना से और रशिया से और अमेरिका से, लेकिन जो एक सवाल प्रोफेसर सुखपाल ने उठाया था कि इसी सिर्फ ये कहानी, विकास की जो कहानी है, पिछले 10 साल की नहीं है। 1995 से ये विकास की कहानी चल रही है। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें या अच्छी सड़कें, गुजरात में कोई बहुत नई बात नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, उस वक्त में भी कहा जाता है कि सड़कें बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि विकास हुआ है लेकिन वो सिलेक्टिव है, वो अर्बन एरिया में हुआ है, वो अपर मिडिल क्लास को उसका फायदा मिला है, रिच को फायदा मिला है। ये लगातार ये सवाल उठे हैं चुनाव प्रचार के दौरान भी। मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात का कोई भी हिस्सा, आप सौराष्ट्र की बात करें जी, सौराष्ट्र में नर्मदा का पानी पहुंचा है। जिन स्थानों पर पीने के लिए पानी नहीं था, आज वहां किसान खेती कर रहा है। किसान के खेत के लिए पानी है, किसान के खेत के लिए बिजली है, किसान के बच्चे के लिए एजुकेशन है, उसके लिए डिस्पेंसरी है, उसके पशुओं के लिए दवाखाने हैं। तो ये जो ग्रोथ है,
कृषि की ग्रोथ देखिए, आप 11% जी। है। आप अन्य राज्यों से तुलना करिए, केंद्र की सरकार से तुलना करिए, तो आदिवासी क्षेत्र है या जी। फिर जो गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्र है, आप वहां पर जाकर देखिए। तो मैंने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, गुजरात के हर हिस्से का विकास और हर तबके का विकास, यानी कि 6 करोड़ जनता का जी। पूरा विकास। दोषी जी संक्षेप में। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए कि सबसे पहले तो बोला कि पण आपके मुख्यमंत्री ने, भाजपा के मुख्यमंत्री ने कभी गुजरात का देश से कंपैरिजन ही नहीं किया। वो चाइना, मॉरिशस, वो सब इधर से नीचे कोई राष्ट्र ही नहीं है। राष्ट्र में राज्य एक है, वो साथ में बाहर का राज्य। अच्छा है गुजरात का, हम भी गुजरात ये 6 करोड़ के हिस्से ही है। पर साथ साथ में सौराष्ट्र की जो बात है पहले चरण की, आपको ये सोचना चाहिए इस बात को। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई गुजरात में विकास किसका हुआ। कृषि दर की बात करते हो आप, गुजरात की हालत क्या है। सौराष्ट्र सबसे ज्यादा अपने मूंगफली की उत्पादन करता है। हमारे वहाँ कॉटन की उत्पादन ज्यादा होती है। क्या हालत है वहाँ की? आपको पता है कि गुजरात में 65,000 स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री बंद हुई है। गुजरात की पहचान पूरे देश में जिसके बारे में किया जाए वो सौराष्ट्र का उद्योग है। इसमें है ऑयल इंजन राजकोट का। श्रीकांत जी, मनीष दोषी जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल संक्षेप में सिरेमिक का इसलिए कह रहा हूँ कि वो पहचान है हमारी। सिरेमिक का, ब्रासपाट का, जामनगर का, आज इंडस्ट्री मृतप्राय हो गई है। लोगों को स्वरोजगार नहीं। और जहां तक सवाल सबका साथ सबका नहीं, पूंजीपति का विकास की वजह से सौराष्ट्र आज असंतुलित विकास में सौराष्ट्र को अन्याय हुआ है। वो बात मैंने, सब लोग कह रहे इसके खेमे में से अलग हुए। इसके वरिष्ठ नेता केशुभाई ने बार बार इस बात को उजागर किया। केशुभाई पटेल क्यों अलग हुए और उनका क्या असर होगा इस चुनाव में, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जब दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है गुजरात में, तो इत्मीनान से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस मुद्दे पर या किन मुद्दों पर गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। जुमाना शाह, आपने फिर एक बार दोनों राजनीतिक प्रतिनिधियों को सुना। जो हम पिछले एक दो हफ्ते में हम लोग जो गुजरात में देख पाए यहाँ पर रहकर, और जो अखबारों में पढ़ के हम समझ पाए कि विकास से बात चर्चा तो शुरू हुई थी, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह के मुद्दे उठाए, खासतौर पर जिस तरह से अहमद पटेल को उन्होंने अटैक किया और जिस तरह से सर क्रीक का मामला उठाया, उससे कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि वो एक तरह से दबे छुपे तरीके से एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा सामने रख रहे थे, एक तरह से सॉफ्ट तरीके से। लेकिन वो फिर जो भाषा उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ इस्तेमाल की थी, उसी अंदाज में उन्होंने अहमद पटेल को भी अटैक किया। उन्होंने बिगिनिंग में थोड़ा सा ऐसा किया था, 1 2 3 4 बार शायद उन्होंने जाहिर सभा जिसको उनके पब्लिक रैली में उन्होंने बात की थी, पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ये बात वो रिपीट नहीं किया था अहमद मियां पटेल जैसे आपने बताया वो। और अब ये तो लोगों पे निर्भर है कि कितना क्या मैसेज उनके एब्जॉर्ब क्या करते हैं लोग, क्या समझते हैं, जो कोई नेता क्या देना चाहता है और क्या सामने वाली जनता समझती है, वो तो अब 20वीं तारीख को पता चलेगा। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़्यादा लोग आए हैं मतदान केंद्र पे, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते हैं और उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोगों के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है। क्या पटेल फैक्टर है, क्योंकि सौराष्ट्र में वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, केशुभाई ने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग किया था। जी, पटेल फैक्टर पे बात करेंगे। जुमाना शाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के मतदाता के मन को पढ़ना एक बड़ी चुनौती रही है हमेशा से, और आज कई चैनल्स ने एग्जिट पोल दिए हैं, लेकिन वो कितने सही और गलत साबित होंगे, क्योंकि हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। प्रोफेसर सुखपाल, फिर श्रीकांत जी ने जो मैंने सवाल किया था कि ये जो आरोप लगता है कि सिलेक्टिव लोगों के लिए विकास हुआ, अगर विकास हुआ भी है, सिलेक्टिव लोगों के लिए विकास हुआ, जो अर्बन मिडिल क्लास है उसको फायदा हुआ, निश्चित तौर पर रिच को फायदा हुआ। क्या आप इस जैसे चीफ मिनिस्टर ने खुद रेफर किया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि न्यू मिडिल क्लास यहाँ जो है, तो हम जो और भी क्लासेस हैं, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, तो एक जो नया मिडिल क्लास ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट हुआ है अर्बन एरिया में, कोई शक नहीं कि डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर विकास को आप इंक्लूशन लेके और इक्विटी लेके देखें, तो मैं अभी आपको एक कोट करना चाहता हूं, जो सुरजीत भल्ला का एक आर्टिकल 13 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने ये इंडेक्स लेके दिखा है कि भी अगर रिलेटिवली देखा जाए मुस्लिम यूथ को और पॉवर्टी को,
और SC/ST के उधार को और पॉवर्टी रिडक्शन को, तो इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी वो इसमें नहीं आते हैं। गुजरात अभी भी बहुत पीछे खड़ा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जी श्रीकांत जी, हर 6 महीने में एक यूनिवर्सिटी खुली गुजरात में, लेकिन 70 लाख आदिवासियों के इलाके में एक भी विश्वविद्यालय नहीं खुला। आप कहते हैं आपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आप व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं, आप ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा, किसी इंटरव्यू में नहीं कहा, लेकिन सुषमा स्वराज ने कहा कि आपके सारे स्टार प्रचारक ने कही ये बात। देखिए, ये सब मीडिया का क्रिएशन है, आप लोगों की देन है। लेकिन आपका जो सवाल है मैं उसका भी जवाब दूंगा। गुजरात में कांग्रेस ने नेगेटिव कैंपेन किया। इनके लोगों ने, यानी कि गांधी की धरती पे आके, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे आके अपने आंकड़ों को झुटलाया। केंद्र की सरकार ने कहा कि यहाँ बेरोजगारी ना के बराबर है। केंद्र की सरकार ने कहा कि जो केंद्र के 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करने में गुजरात नंबर 1 है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इन्होंने बात कही, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सरकार की अवहेलना हो रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर गुजरात सरकार की लोग तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र भाई के काम की लोग तारीफ कर रहे हैं। तो लोकप्रियता उनकी है कि व्यक्ति के ऊपर आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से नेता तो हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, लेकिन पार्टी का जनाधार यहां बहुत मजबूत है। और इसलिए ये कहना कि भाई आपने, किसी ने उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया, ये मीडिया का क्रिएशन है। और ये चुनाव जो है, लोकशाही के लिए चुनाव एक प्रिंसिपल सेट कर रहा है कि चुनाव आम जनता से जुड़े मुद्दे पर होने चाहिए, और ये चुनाव आम जनता से जुड़े मुद्दे पर हो रहा है। 2002 के चुनाव को लोगों ने कहा कि ये गोधरा की वजह से जीते, 2007 में हमको कहा कि सोनिया ने मौत का सौदागर कहा इसलिए जीते, लेकिन मोदी साहब साइलेंट रहे, सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ गुजरातियों के विकास के बारे में सोचते रहे, और हम उसमें सफल हुए। जो हमारा उद्देश्य था कि गुजरात को पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजरात का लोग तारीफ करेंगे, उसमें हम भव्य गुजरात और दिव्य गुजरात का जो सपना हमने देखा था, हम उसको पूरा करते हुए चल रहे हैं। तक इंतजार करते हैं। मनीष दोषी जी, नेगेटिव कैंपेन करते रहे आप, इसमें पॉजिटिव इसके पहले आपने जो प्रश्न पूछा इसका पूरा जवाब नहीं दिया। सबसे पहले इसने पूरी गोल गोल घुमा के की, वो चलता रहता है, किया ये उनका अधिकार है। आपसे जो मैंने सवाल किया है कि क्या ट्राइबल का, आपको मैं वही, हमारी जिम्मेदारी थी लोकशाही में, हम विपक्ष में थे 17 साल से विपक्ष में, हमने वही बात की जो हमारी जिम्मेदारी में आती थी। हमने लोगों की समस्या जो इस सरकार नहीं कर सकी, चाहे वो घर का घर हो, शिक्षा का अधिकार हो, आरोग्य की सेवा हो, रोजगारी की बात हो, जहाँ तक सवाल है संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमजीवी की बात हो, सभी लोगों को, कर्मचारी की हो, वेतन की, फिक्स सैलरी वाले की, शोषण जो होती है युवा को शिक्षित रोजगार की, वो सब बात हमने की। हमने कोई ऐसी बात नहीं की। आप बात करते हो, जहाँ तक सवाल आपने शिक्षा की बात की, 6 महीने में क्योंकि यूनिवर्सिटी खुली, आपको मैं कहना चाहता हूँ, इधर जो यूनिवर्सिटी खुली है वो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेल्फ फाइनेंस है। और साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी सरकार है 11 साल में जिसने 13,000 ग्रामीण विस्तार के स्कूल बंद किया। नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि एक राउंड और आपके पास आपको मैं 13,000 स्कूल बंद हुई जी, मैंने नहीं कह रहा हूँ, विधानसभा में दिया गया। ऐसी सरकार है जिसमें 16,732 स्कूल ऐसी है जहाँ एक से लेकर ज्यादा वर्गखंड में, एक ही वर्गखंड में ज्यादा। इन आंकड़ों पे मैं श्रीकांत जी से जवाब लूंगा। बहुत बुरी हालत है शिक्षा की इधर, और जिस तरीके से विकास की बात कर रहे हैं, विकास किसका हुआ? बिल्कुल, बहुत जुमाना जो उपस्थिति है उसका ड्रॉप आउट कम हुआ है। जी श्रीकांत जी, मैं आऊंगा आपका। जुमाना, क्या इस बार 2002, 2007 भी आपने देखा, 2012 में ये जो चुनाव हुआ, क्या कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहली बार कांग्रेस एजेंडा सेट करने में कामयाब रही, इनिशिएटिव लिया कैंपेन शुरू करने में, जो गरीबों को घर का वादा किया, क्या आपको लगता है कि उसमें कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी ने इस बार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा? यस, आई थिंक सो, यस, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है। मैंने 2-3 बार लिखा भी है मेरी स्टोरीज में कि कांग्रेस ये बारी जल्दी जागरूक हो गई थी, और उन्होंने लीडर्स भी अपने उनके साथ में सब काम कर रहे थे, और जो घर नु घर स्कीम जो उन्होंने अनाउंस की थी वो बहुत ही बड़ा हिट हुआ है।
और लोग बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी भी मैं लोगों को, औरतों को, किसी को भी बात करते हैं आप लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल सेक्शन से, तो उनको घर नु घर सबको पता है। आज तक मुझे कोई मिला नहीं है पूरे गुजरात में जिसको पता नहीं है घर नु घर क्या है। ये सिर्फ ये फिर उसका मतलब नहीं है कि वो औरतें या वो आदमी उनको कांग्रेस को मत देंगे, लेकिन इतना तो है कि उनको ये ध्यान में आया है कि हम ये हमारी, जैसे कि ये कह रहे थे कि विपक्ष की जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों की आपका प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना, आकांक्षाएं क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, उसको समझें। और पहली बार शायद कांग्रेस ने उस पर पॉजिटिवली एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। प्रोफेसर सुखपाल, आपसे विकास के मुद्दे पे बात करते हैं आगे। श्रीकांत जी ने जो बात कही, ये बात तो सही है कि गुजरात में बेरोजगार की दर कम है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, मजदूरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उनकी जो वेजेस की हालत है, श्रीकांत जी आपके पास मैं आऊंगा इनसे जवाब लेके। और इंडस्ट्री फ्रेंडली तो है, लेकिन वो मजदूर फ्रेंडली नीति नहीं है गुजरात की। जैसे मैं आपको वेज की अगर एग्जांपल दूं, 2000 से लेके 2005 तक रियल वेज जो बढ़ी है सिर्फ 2 रुपए, 39 से होकर 41 रुपए एवरेज हुई है गुजरात में जी मैन की। डेली वेज की अगर लें तो गुजरात में जो भी कैजुअल कैटेगरी के वर्कर हैं उनकी वेजेस हैं ऑल इंडिया से अभी भी लोअर हैं। ऑल इंडिया से लोअर हैं श्रीकांत जी। नैनो आई है और फैक्ट्रीज आई हैं, और एक और बात कि अर्बनाइजेशन बढ़ा है गुजरात में, और जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा कम होता है, लेकिन गुजरात में देखा है कि बढ़ा है, कृषि का हिस्सा जीडीपी में बढ़ा है, इंडस्ट्री का कम हुआ है। इसका कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको प्रति व्यक्ति जो आय है, यानी कि आप 10 साल पहले देखें तो 32,000 के आसपास थी, आज वही 75,000 तक पहुंची। लेकिन वो हरियाणा से शायद अभी भी कम है। नहीं, हरियाणा छोटा स्टेट है जी, गुजरात बड़ा स्टेट है, तो आप जनसंख्या के हिसाब से ये कैलकुलेट करेंगे ना। जहां तक आप कृषि की बात कर रहे हैं तो मैं आपको फिर वहां सौराष्ट्र ले जाना चाहता हूं। वहां कृषि के लिए आज से 10 साल पहले 7,000 हेक्टेयर भूमि थी जो कृषि के योग्य थी। नरेंद्र भाई मोदी ने आज वहां 7 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसको कृषि योग्य बनाया है, और अभी 15 लाख हेक्टेयर भूमि को टारगेट है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप कृषि में कम हुआ और इंडस्ट्री में ज़्यादा हुआ। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है तो गुजरात में एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, 24 घंटे में मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल क्लियर होती हैं। इसलिए आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। श्रीकांत जी माफ कीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, छोटा सा एक और सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा दोषी जी। मैंने वही कहा कि 24 घंटे में फाइल क्लियर होती है एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, एक उद्योगपति की, लेकिन मजदूरों को उनके लेबर राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं। आदिवासियों को जो कानून पास हो चुका है केंद्र से, आज तक उनको वो जो जंगल जमीन का जो अधिकार दिया जाना है फॉरेस्ट लॉज के अंडर, वो नहीं दिया गया अभी तक। क्या आप नहीं मानते, अब चुनाव खत्म हो चुका है, इस चर्चा से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मतदाताओं पर, क्या आप नहीं मानते हैं कि बहुत काम करने की ज़रूरत है और जो नीचे के तबके हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए? निश्चित रूप से, क्यों नहीं। जब आप लोकशाही में हैं, आपको मैंडेट दिया गया तो निरंतर आपको काम करना है, क्योंकि जब तक आप बिल्कुल समाज के सभी हिस्सों का बराबर विकास नहीं करते हैं तब तक लक्ष्य आपका पूरा नहीं होता है। जहां तक आदिवासी क्षेत्रों की बात आप कर रहे हैं, वहां वन बंधु योजना सरकार ने चालू की है जी। वहां आदिवासी बच्चों के लिए ITI खोली गई है। मिनट भर बचा, मैं मनीष दोषी जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं बहुत संक्षेप में। इसलिए कि 19,000 आपने राइट टू फॉरेस्ट एक्ट का बोला, 1,51,000 एप्लीकेशन में से 19,000 एप्लीकेशन को मंजूर किया गया। इस सरकार में जुपरा का एक स्मॉल अपने स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम है, SRS केंद्र सरकार की। मुख्यमंत्री के मत क्षेत्र में 1136 मकान वो झोंपड़ी से हटा के, वो 2007 का इसका एजेंडा था, वो इसके लिए 2.5 साल लगा, ये सत्तावार है। और जहाँ तक सवाल है सौराष्ट्र के लिए, सौराष्ट्र के डैम में एक भी जगह सिंचाई की बात बोली, खुद भाजपा ने 2012 वही कह रहा हूँ। मैंने उनसे आपसे श्रीकांत जी सवाल में 30 सेकंड में जुमाना से एक टिप्पणी लेना चाहता हूं। लूंगा कि भाजपा ने पहली बार ऐसा बोला, कृषि क्षेत्र 2012 के पहली बार मैनिफेस्टो में इसने एग्रीकल्चर सेक्टर रखा, आज तक रखा ही नहीं था, पहली बार रखा, और 16 लाख हेक्टर जमीन के लिए बोला। जी दोषी जी माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का समय बिल्कुल खत्म हो रहा है जी। 30 सेकंड में जुमाना बताइएगा कि 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, 2012 का चुनाव थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा था, पर्सनल अटैक कुछ कम हुए, मुद्दों पे शायद बात हुई। यस, आई थिंक सो, आपकी बात एकदम सही है। डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा है। मैं ज़्यादातर इसकी
क्या कहते हैं ग्रैटिट्यूड इसके लिए इलेक्शन कमीशन को दूंगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे इलेक्शन हैं। कमीशन और हमारे मतदाताओं को भी, शायद हमारे देश के Oh, yes. मतदाताओं को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए। यस यस तो आप सभी का, श्रीकांत जी आपका, मनीष दोषी जी आपका, जुमाना आपका और प्रोफेसर सुखपाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के लिए you समय very निकालने के much. लिए। तो Thank you. किसी कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, 20 तारीख बहुत दूर नहीं है, हम एक बार फिर आपके सामने होंगे। जो भी दावे अलग अलग राजनीतिक दलों ने किए, चुनाव परिणाम उन दावों को की परख सामने रखेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि गुजरात में एक बार फिर लोकतंत्र कामयाब हुआ है, जिस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। अहमदाबाद से आज इतना ही, कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।